आप सभी को नमस्कार। पैलाग आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल जीके सरकारी पर। आधुनिक भारत के इतिहास का हम जो सीरीज लेकर आए हैं उसका आज ये भाग 2 है, जिसमें हम लोगों ने कल उत्तरकालीन मुगल सम्राट पढ़े थे और इसमें आज हम लोग नवीन राज्यों का उदय पढ़ेंगे। ठीक है, औरंगजेब के बाद जो राज्य स्वतंत्र हो गए थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने उत्तरकालीन मुगल सम्राट पढ़ लिए थे, ठीक है, जिनमें बहादुर शाह मुअज्जम, साहिब बेखबर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसे मुअज्जम के नाम से जानते हैं। फिर जहादर शाह, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। फर्रुखसियर, मुगल वंश का घृणित कायर इसको कहा जाता है। रफ़ी उद्दरजात है ये। ठीक है, फिर रफ़ी उद्दौला के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। फिर मोहम्मद शाह रंगीला, वास्तविक नाम रोशन अख्तर। फिर अहमद शाह। फिर आलमगीर द्वितीय, इसका नाम अजीजुद्दीन था। फिर शाहजहाँ तृतीय। फिर शाह आलम तृतीय, वास्तविक नाम अली गौहर। फिर अकबर द्वितीय। फिर अंत में बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, इसका उपनाम जफ़र था। फिर भारतीय इतिहास में सैयद बंधुओं को राजा बनाने वाला अर्थात किंग मेकर के रूप में इनको जानते हैं। इन लोगों ने फर्रुखसियर, रफ़ी उद्दरजात, रफ़ी उद्दौला और मोहम्मद शाह को राजा बनाया था और ये हिंदुस्तानी दल के नेता थे। ठीक है, मुगल दरबार में 3-4 दल बन गए थे, तुरानी दल, ईरानी दल और हिंदुस्तानी दल करके। ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। ठीक है, और फिर हम लोगों ने मुगल साम्राज्य के पतन के कारण देखे थे इसके अंदर। और आज हम लोग इसे पढ़ेंगे नवीन राज्यों का उदय। तो सबसे पहले इसमें दक्कन के निजाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हैदराबाद राज्य की जो नींव थी मोहम्मद शाह रंगीला के काल में चिनकिलिच खां या फिर निजामुल मुल्क ने रखी थी। ठीक है, तो हैदराबाद राज्य की नींव मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में चिनकिलिच खां या फिर निजाम उल मुल्क के द्वारा रखी गई थी। और इससे पहले जुल्फ़िकार खां पहला व्यक्ति था जिसने पहली बार दक्कन में स्वतंत्र राज्य का सपना देखा था। ठीक है, लेकिन नींव किसने रखी? चिनकिलिच खां ने। ठीक है, तो हैदराबाद राज्य दक्कन के निजाम में हैदराबाद आता है इसमें। और शासक कौन था जिसने स्थापना करी? चिनकिलिच खां के द्वारा की गई। ठीक हो गया। जुल्फ़िकार खां पहला व्यक्ति था जिसने पहली बार दक्कन में स्वतंत्र राज्य का सपना देखा था। 1720 में चिनकिलिच खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया। ठीक है, और 1722 में उसको दिल्ली वापस बुला लिया गया। 22 में जब दिल्ली उसको वापस बुला लिया गया तो वह यहाँ जो मुगल दरबार में षड्यंत्र चल रहे थे उससे उसका मन विचलित हो गया, तो वापस कहाँ चले गया? 1723 में दक्कन चला गया शिकार के बहाने। ठीक है, तो उस समय वहाँ का जो सूबेदार था वो मुबारिज खां था। ठीक है, तो पहले 1720 में चिनकिलिच खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में इसको वापस बुला लिया गया 1722 में। और वहाँ का उस समय सूबेदार कौन था? मुबारिज खां था आपका। ठीक है, 1724 में सूकर खेड़ा के युद्ध में, किसके युद्ध में? सूकर खेड़ा के युद्ध में चिनकिलिच खां ने मुबारिज खां की हत्या कर दी। ठीक है, और मोहम्मद शाह ने चिनकिलिच खां को आसफ जहाँ की उपाधि दी। ठीक है, और उसकी निजामत को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो दक्कन में कौन हो गया? निजाम जो हैदराबाद राज्य इसकी नींव कौन रखता है? चिनकिलिच खां रखता है। और इससे पहले जुल्फ़िकार खां के द्वारा दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य का सपना देखा गया था। और 1720 में चिनकिलिच खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया था। और 1722 में ही उसे दिल्ली वापस बुला लिया गया। 23 में वापस वो दक्कन चला जाता है। और 1724 में सूकर खेड़ा के युद्ध में चिनकिलिच खां मुबारिज खां की हत्या कर देता है। ठीक है, और मोहम्मद शाह ने चिनकिलिच खां को आसफ जहाँ की उपाधि दी थी।
इसके अलावा आप पढ़ेंगे रोहेले और बंगस पठान। ठीक है, अगर आप लोगों ने पानीपत की तीर्थी मूवी देखी होगी या फिर आपने वो देखी होगी, क्या बोलते हैं उसको, बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, तो उसमें जो रोहेलखंड होता है वहाँ पर क्या कहते हैं, बंगस पठान आक्रमण कर देते हैं और एक महिला आती है उससे, बाजीराव से सहायता मांगने के लिए। ठीक है, तो रोहेले तथा बंगस पठानों ने स्वतंत्र राज्य की गंगा घाटी में स्थापित किया। ठीक है, तो इन्होंने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया, गंगा घाटी में स्थापित किया रोहेलों और बंगस पठानों ने। इस पर वीर दाऊद तथा उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने रोहेलखंड में एक स्वतंत्र राज्य भी स्थापित कर लिया था। ठीक है, वीर दाऊद और उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने रोहेलखंड में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद हम देखेंगे राजपूत। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाकर इन्होंने अपनी स्वाधीनता घोषित कर डाली। ठीक है, तो पहले अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां के समय ये इनके दरबार मनसबों पर थे ये राजपूत। बाद में जब 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य दुर्बल हो गया तो उसका लाभ उठाकर इन्होंने अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी। 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक अजमेर का सवाई जय सिंह था। इसने 1722 में जयपुर की स्थापना की और इसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में वेधशालाओं की स्थापना की। इसे सवाई की उपाधि फर्रुख सिंह द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो राजपूतों ने 18वीं शताब्दी में अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी और 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक कौन था, अजमेर का सवाई जय सिंह। और इसी के द्वारा 1722 में जयपुर की स्थापना की जाती है और इसको सवाई कहा जाता है। किसने इसको उपाधि दी है, फर्रुख सिंह ने। जाटों की बात करें तो जाट दिल्ली, मथुरा और आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में कृषि कार्य करने वाले मूलतः क्या थे, जमींदार थे। ये कौन थे, जमींदार थे। इन्होंने औरंगजेब की नीतियों का विद्रोह किया और सर्वप्रथम 1639 में गोकुल ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था। ठीक है, गोकुल जाट ने क्या किया, सर्वप्रथम औरंगजेब के समय क्या किया, विद्रोह किया था। गोकुल के बाद जो जाटों का नेतृत्व तो चूड़ामन के हाथों में आ गया और इसी चूड़ामन के द्वारा 1700 ईस्वी में भरतपुर राज्य की स्थापना कर दी जाती है। कब की जाती है, 1700 ईस्वी में भरतपुर राज्य की स्थापना की जाती है और 1721 में इसने जयसिंह तृतीय को पराजित कर दिया। ठीक है, चूड़ामन ने 1700 में भरतपुर राज्य की स्थापना करी और 1721 में इसने जयसिंह तृतीय को पराजित कर दिया। ठीक है, चूड़ामन के बाद उसके भतीजे बदन सिंह ने जाटों का नेतृत्व किया। किसने किया, बदन सिंह ने जाटों का नेतृत्व किया चूड़ामन के बाद। और बदन सिंह ने नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात हुई अव्यवस्थाओं का लाभ उठाकर आगरा तथा मथुरा पर अधिकार जमा लिया। ठीक है, जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो उसमें यहाँ पर क्या है, अव्यवस्था फैल गई, तो उसका लाभ उठाया किसने, बदन सिंह ने, और क्या कर लिया, आगरा और मथुरा पर अधिकार कर लिया। और अहमद शाह अब्दाली ने इसी बदन सिंह को राजा की उपाधि दी थी। बदन सिंह के बाद जाटों का नेतृत्व सूरजमल ने किया। किसने किया, सूरजमल ने किया। 1756 में सूरजमल जाट राज्य का बनता है, उत्तराधिकारी बनता है। कब बनता है, 1756 में सूरजमल जो है जाट राज्य का उत्तराधिकारी बनता है। सूरजमल को ही जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। ठीक है, इसी सूरजमल को जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। और 1805 में अंतिम जाट शासक रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, 1805 में अंतिम जाट शासक रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की स्वाधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, तो जाट दिल्ली, मथुरा और आगरा के समीपवर्ती इलाकों में क्या थे, ये कृषि करने वाले जमींदार थे। औरंगजेब की नीतियों का इन्होंने का विरोध किया और सर्वप्रथम 1669 में गोकुल जाट ने क्या किया, विद्रोह किया। बाद में गोकुल के बाद जाटों का नेतृत्व चूड़ामन के हाथों में आ गया। इसने 1700 ईस्वी में भरतपुर राज्य की स्थापना करी 1721 में जयसिंह तृतीय को पराजित कर दिया। चूड़ामन के बाद उसके भतीजे बदन सिंह ने जाटों का नेतृत्व किया और इसने नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात हुई अव्यवस्थाओं का लाभ उठाया और आगरा, मथुरा पर अधिकार जमा लिया। और अहमद शाह अब्दाली ने इसको बदन सिंह को क्या दी, राजा की उपाधि दी। ठीक हो गया। बदन सिंह के बाद जाटों का नेतृत्व सूरजमल ने किया और 1756 में यह जाट राज्य का उत्तराधिकारी बना और इसको जाटों का अफलातून कहा जाता है। 1805 में अंतिम जाट शासक रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली।
अब चलते हैं अवध। ठीक है, तो अवध राज्य अंग्रेजी और मराठी राज्यों के बीच में था, यानी कि एज ए बफर स्टेट की तरह काम करता था। ठीक है, बफर राज्य के रूप में जानते हैं, यानी कि जो भी अव्यवस्थाएं फैलें वो अवध में फैलें और अंग्रेज इससे बचे रहें। ठीक है, अवध राज्य की स्थापना सादत खान ने की थी और इसका उपनाम बुरहान उल मुल्क था। बुरहान मुल्क था। ठीक है, तो अवध राज्य की स्थापना किसने करी? सादत खान ने करी। इसका उपनाम हो गया बुरहान मुल्क हो गया। इसकी राजधानी फैजाबाद थी। फैजाबाद, ठीक है, वर्तमान अयोध्या। कहाँ थी? फैजाबाद में थी। और सादत खान ने 1723 में अवध में बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। ठीक है, बंदोबस्ती प्रणाली लागू करी कब? 1723 में। किसने? सादत खान ने। 1739 में इसी के समय नादिर शाह का आक्रमण होता है और सादत खां के बाद सफदर जंग शासक बनता है। कौन बनता है? सफदर जंग शासक बनता है। प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर के युद्ध के समय शासक था शुजा उद्दौला। प्लासी का 1757 में, पानीपत का 1761 में, बक्सर का 1764 में युद्ध होता है। कौन था इस समय शासक? शुजा उद्दौला अवध का शासक था। शुजा उद्दौला ने बंगाल के पदच्युत नवाब मीर कासिम और दिल्ली के सम्राट के साथ बक्सर का युद्ध लड़ा, परंतु क्या हो गए? तीनों हार जाते हैं अंग्रेजों से। ठीक है, तो शुजा उद्दौला ने बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, ठीक है, और दिल्ली का सम्राट के साथ क्या किया? बक्सर का युद्ध लड़ते हैं तीनों ये, लेकिन हार जाते हैं। ठीक है, और बक्सर की विजय के बाद 1756 में रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब शुजा उद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिए और 73 में शुजा उद्दौला ने वॉरेन हेस्टिंग से बनारस की संधि कर ली। ठीक हो गया, बक्सर का युद्ध लड़ता है लेकिन हार जाता है। 65 में इलाहाबाद की जो दूसरी संधि होती है वो इसी के साथ करता है रॉबर्ट क्लाइव। किसके साथ? शुजा उद्दौला के साथ। और क्या करता है? कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर किसको दे देता है? शाह आलम द्वितीय को दे देता है। और 73 में शुजा उद्दौला ने वॉरेन हेस्टिंग के साथ क्या कर ली? बनारस की संधि कर ली। आसफ उद्दौला के समय अवध की राजधानी लखनऊ बनाई गई। ठीक है, आसफ उद्दौला के समय राजधानी कहाँ चलेगी? अवध की लखनऊ चली जाती है और वॉरेन हेस्टिंग से फैजाबाद की संधि कर लेता है। कौन? आसफ उद्दौला। उससे पहले शुजा उद्दौला ने 1773 में बनारस की संधि करी थी और आसफ उद्दौला ने वॉरेन हेस्टिंग से फैजाबाद की संधि करी। आसफ उद्दौला के बाद वजीर अली, सादत अली खां, गाजी उद्दीन हैदर अली खां, नसीरुद्दीन मोहम्मद अली, अमजद अल तथा वाजिद अली शाह अवध के नवाब बनते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ में छूट गया, आसफ उद्दौला ने इमाम बाड़े का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, जो लखनऊ का इमाम बाड़ा है इसका निर्माण किसने कराया? आसफ उद्दौला ने कराया। और इनके बाद जो एक प्रसिद्ध शासक है वाजिद अली शाह क्या बनते हैं? अवध के नवाब बनते हैं। और 1854 में आउटर की रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। ठीक है, और अवध का पहला चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया? हेनरी लॉरेंस को अवध का पहला चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, 54 में आउटर की रिपोर्ट आती है और 56 में कुशासन का आरोप लगाकर इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ठीक है, केरल की बात करें तो केरल की राजधानी कहाँ थी? त्रावणकोर थी। कहाँ थी? त्रावणकोर थी। और 18वीं शताब्दी के आरंभ में केरल कई सामंती सरदारों और राजाओं के बीच बटा हुआ था, जिनमें 4 महत्वपूर्ण राज्य, जिनमें जमोरिन के अधीन कालीकट, चिराकल, कोचीन और त्रावणकोर। ठीक है, त्रावणकोर राज्य को 1729 में राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली और मार्तंड वर्मा के बाद राम वर्मा शासक बनते हैं। ठीक है, तो त्रावणकोर में 1729 में राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में क्या होता है? त्रावणकोर को प्रमुखता मिलती है और मार्तंड वर्मा के बाद राम वर्मा शासक बनते हैं। ठीक है, किसके? त्रावणकोर के।
चलिए, इसमें आपका ये आपका केरल निपट इसमें हो गया आपका। राजधानी त्रावणकोर थी और त्रावणकोर राज्य को 1729 में मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिलती है और मार्तंड वर्मा के बाद त्रावणकोर का शासक कौन बनता है? राम वर्मा बनते हैं। ठीक है। और अवध, अवध क्या था? अंग्रेजी राज्य और मराठों के राज्यों के बीच में था, बफर राज्य के रूप में काम करता था। स्थापना कौन करता है अवध की? सादत खान उर्फ बुरहान मुल्क करता है। राजधानी फैजाबाद थी और 1723 में इसने बंदोबस्ती प्रणाली लागू करी अवध में। 39 में नादिर शाह का आक्रमण होता है और सादत खान के बाद सफदरजंग शासक बनता है। प्लासी का युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला शासक था। ठीक है। शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम, दिल्ली का सम्राट सालम द्वितीय ने बक्सर का युद्ध लड़ा, लेकिन ये हार जाते हैं तीनों। और बक्सर के युद्ध की विजय के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर दे दी किसको? शाह आलम द्वितीय को दे दी। इसी को बोलते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि। और 73 में शुजाउद्दौला ने क्या किया? वॉरेन हेस्टिंग्स से बनारस की संधि कर ली। आसफ उद्दौला के समय अवध की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ बनाई गई और वॉरेन हेस्टिंग्स से फैजाबाद की संधि कर लेता आसफ उद्दौला। और इसी आसफ उद्दौला ने लखनऊ में इमाम बाड़े का निर्माण करवाया। इनके बाद जो प्रसिद्ध शासक होता है वो था वाजिद अली शाह, नवाब बनते हैं। 54 में आउटर की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया और 56 में उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा मिला लिया गया। ठीक है। और अवध का पहला चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था। जाट राज्य, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। इसमें आपका गोकुल ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध। बाद में चूड़ामन शासक बनता है और जय सिंह तृतीय को पराजित करता है। उसके बाद बदन सिंह जाटों का नेतृत्व करता है और इसको अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी। बदन सिंह के बाद सूरजमल नेतृत्व करता है। 56 में जाट राज्य का उत्तराधिकारी बनता है। इसको जाटों का अफलातून कहा जाता है। और 1805 में अंतिम जाट शासक रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। राजपूत, तो 18वीं शताब्दी में जो मुगल साम्राज्य क्या हो गया? कमज़ोर हो गया और उसका लाभ उठाकर इन्होंने क्या कर लिया? अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर दी। और उस समय जो श्रेष्ठ राजपूत शासक हुए वो अजमेर के सवाई जयसिंह हुए। 22 में इन्होंने जयपुर की स्थापना करी और इनको जो सवाई की उपाधि थी वो फर्रुख शेर के द्वारा दी गई थी। ठीक है। रोहिले बंगस पठान, इनका राज्य गंगा घाटी में स्थापित था। वीर दाऊद और उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने रोहिलखंड में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। दक्कन के निजामों की बात करें तो हैदराबाद राज्य की नींव मोहम्मद शाह के शासनकाल में चिनकिलिच खां उर्फ निजामुल मुल्क रखता है। और उससे पहले स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का जो सपना देखा था वो देखा था जुल्फिकार खान ने। 1720 में चिनकिलिच खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। 1722 में इसको दिल्ली वापस बुला लिया जाता है और 1723 में यह दक्कन चला गया और जहां इसने 1724 में सूकरखेड़ा के युद्ध में दक्कन का सूबेदार मुबारिज खां की हत्या कर देता है। ठीक है ये। और मोहम्मद शाह ने चिनकिलिच खां को आसफ जहाँ की उपाधि दी थी। ठीक है। अब देखते हैं बंगाल। तो बंगाल की स्थापना करता है मुर्शिद कुली खां। ठीक है। उसके बाद शुजाउद्दीन शासक बनेगा, फिर सरफराज खां बनेगा। तो मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727 तक शासक बनेगा। शुजाउद्दीन 27 से 39, सरफराज खां 39 से 40, अली वर्दी खां 40 से 56, सिराजुद्दौला 56 से 57, मीर जाफ़र 57 से 60, मीर कासिम 60 से 63, फिर मीर जाफ़र बनेगा 63 से 66 तक बनेगा, 65 तक बनेगा ये। मीर जाफ़र के उसके बाद फिर निजामुद्दौला बनेगा 65 से 76 तक, फिर सैफुद्दौला 66 से 70 तक, और फिर अंतिम जो नवाब था बंगाल का था मुबारकुद्दौला, ये 1770 से 75 तक शासक बनता है। ठीक है। तो भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले राजनीतिक जो सत्ता थी बंगाल में हासिल करते हैं लोग। ठीक है।
और बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1651 में शाह शुजा की अनुमति से ये बनाते हैं। और बंगाल के अंतर्गत बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार उसमें आते थे। ठीक है, बंगाल के अंतर्गत बांग्लादेश भी शामिल था, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार भी आते थे। मुगल साम्राज्य में के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था ये। ठीक है, तो सबसे पहले अंग्रेज जो है राजनीतिक सत्ता कहाँ प्राप्त करते हैं? बंगाल में प्राप्त करते हैं। और सबसे पहले अपनी कोठी 1661 में शाह शुजा की अनुमति से यहाँ पर ये स्थापित करते हैं। बात करते हैं मुर्शिद कुली खां की। तो बंगाल का संस्थापक था मुर्शिद कुली खां, और 1701 में इसको औरंगजेब ने क्या किया था? बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद मुर्शिद कुली खां स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। इसी के समय मुर्शिद कुली खां पहला शासक था जिसके नेतृत्व में बंगाल पूर्ण स्वतंत्र राज्य बन गया। ठीक है, और इसने बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में स्थापित किया। और इसने क्या एक काम और किया, भू राजस्व के अंतर्गत नए कुलीन वर्ग का गठन किया और उनके माध्यम से भू राजस्व एकत्रित किया। यानी कि यह जो भू राजस्व व्यवस्था थी जमींदारी प्रथा या इजारेदारी प्रथा पर आधारित थी। ठीक है, तो जमींदारी प्रथा या इजारेदारी प्रथा पर आधारित भू राजस्व व्यवस्था थी। इसने किसानों को तकावी ऋण प्रदान किए, लेकिन माल गुजारी की वसूली में क्या किया इसने? कठोर कदम उठाए। ठीक है, तो बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां, 1 में इसको बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, 7 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। और इसी के नेतृत्व में बंगाल पहली बार पूर्ण स्वतंत्र राज्य बन गया। और बाद में बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करता है। और इसने भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत एक नवीन कुलीन वर्ग का गठन किया। ठीक है, जो इसकी व्यवस्था थी इसको जमींदारी प्रथा या इजारेदारी व्यवस्था पर यह आधारित थी। ठीक है, फिर बात करेंगे शुजाउद्दीन की। शुजाउद्दीन व सरफराज खां के समय बंगाल संपन्न राज्य बन गया, जिससे यूरोपीय कंपनियों ने बंगाल में क्या किया? अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करी। शुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। शुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। और इसके काल को बंगाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो सरफराज खां और शुजाउद्दीन के समय बंगाल संपन्न राज्य बन गया और इसने अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और इसके काल को बंगाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब बात करेंगे सरफराज खां की। इसके समय बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां ने क्या किया? विद्रोह कर दिया और 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को इसने पराजित कर दिया अलीवर्दी खां ने और इसको मार डाला। और सरफराज खां के बाद अलीवर्दी खां शासक बनता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अलीवर्दी खां को। अलीवर्दी खां बंगाल का अंतिम शासक था जिसने यूरोपियन कंपनियों पर नियंत्रण बनाए रखा। मराठों ने इसे बहुत परेशान किया। ठीक है, और इसने मराठा सरदार रघुजी से 1751 में संधि कर ली और इस संधि के द्वारा इसने क्या किया? मराठों को उड़ीसा प्रांत दे दिया और 12 लाख रुपए क्या कहा? वार्षिक चौथ देना भी क्या कहा? स्वीकार कर लिया। ठीक है, अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की कलकत्ता व फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती की किलेबंदी करने के लिए मना किया। अलीवर्दी खान ने ब्रिटिश कंपनी को क्या कहा? मधुमक्खी का छत्ता कहा और कहा कि यदि इनको न छेड़ा जाए तो यह शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। ठीक है, तो इसके समय अलीवर्दी खान क्या था? बंगाल का अंतिम शासक था जिसने यूरोपियन कंपनियों पर नियंत्रण बनाए रखा। 1751 में मराठा सरदार रघुजी से इसने संधि करी और मराठों को उड़ीसा प्रांत दे दिया और 12 लाख क्या कहा? वार्षिक चौथ देना भी स्वीकार किया। इसने अंग्रेजों को कलकत्ता व फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती की किलेबंदी करने के लिए मना करा और यूरोपियन कंपनियों को इसने क्या कहा? मधुमक्खी का छत्ता, ब्रिटिश कंपनियों को क्या कहा? इसने मधुमक्खी का छत्ता कहा या फिर कह सकते हैं यूरोपियन कंपनियों को कहा। ठीक है, और कहा यदि इनको न छेड़ा जाए तो शहद देंगी और छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी।
अलीवर्दी खां के बाद शासक बनेगा सिराजुद्दौला। इसी के समय से बंगाल में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। अलीवर्दी खां की पुत्री का पुत्र था ये। गद्दी पर बैठते समय इसके 3 प्रमुख शत्रु थे या प्रतिद्वंदी थे। पूर्णिया का नवाब शौकत जंग था, इसकी मौसी थी घसीटी बेगम, और अंग्रेज। ये 3 लोग क्या थे इसके प्रबल शत्रु थे। पूर्णिया का नवाब शौकत जंग और इसकी मौसी खुद घसीटी बेगम और अंग्रेज हो गए। ठीक है। 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाता है, जिससे क्या होता है, अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने अपने गोदामों को दुर्गीकृत करना शुरू कर देते हैं। अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। ठीक है। नवाब ने के मना करने पर फ्रांसीसी तो मान जाते हैं, किंतु अंग्रेज किलेबंदी करना नहीं छोड़ते। ठीक है। क्या होता है, तो इसी के समय सिराजुद्दौला के समय अंग्रेजों ने बंगाल पर हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। अलीवर्दी खां की पुत्री का पुत्र था। गद्दी पर बैठते समय इसके 3 शत्रु थे। एक पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, दूसरा इसकी मौसी घसीटी बेगम, और तीसरे थे अंग्रेज। ठीक है। जब 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा होता है, तो फ्रांसीसी और अंग्रेज कलकत्ता में अपनी जो कोठियां हैं इनको दुर्गीकृत करते हैं और नवाब इनको मना करता है। फ्रांसीसी तो मान जाते हैं, लेकिन अंग्रेज ये काम किलेबंदी करना नहीं छोड़ते हैं। 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया, और 15 जून को इसने कलकत्ता पर आक्रमण किया, और 20 जून 1756 को इसने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। 4 जून 56 को कासिम बाजार पर, 15 जून को कलकत्ता पर और 20 जून को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। ठीक है। गवर्नर ड्रेक, सेनापति मिनीचिन व अन्य अंग्रेज अधिकारी कहाँ भाग गए? फुल्टा द्वीप में भागकर शरण लेते हैं। ठीक है। सिराजुद्दौला ने क्या किया? कलकत्ता का जो अधिकारी नियुक्त किया मानिक चंद को नियुक्त किया। बाद में यही शब्द करेंगे, धोखा दे देंगे इसको। बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था, वो कौन था? जगत सेठ था। ठीक है। ये 2 व्यक्ति उसको धोखा देते हैं। इस घटना के बाद कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान भेजा गया। ठीक है। मानिक चंद क्या था? घूस लेकर कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप देता है और अंग्रेजों ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। तो इससे क्या होता है, जो सिराजुद्दौला क्या काम करता है? अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि कर लेता है। कब? 1757 में क्या करेगा? अलीनगर की संधि कर लेता है। ठीक है। अब एक है काल कोठरी की घटना। ठीक है। तो ये 20 जून 1756 को थी, जब इसने फोर्ट विलियम पर अधिकार किया था। तो एक अंग्रेज अधिकारी हैं जेड हॉलवेल। तो इतिहासकार कहते हैं इन्होंने ये संभवतः मनगढ़ंत ख्याति प्राप्त करने के लिए एक इनकी बनाई कहानी है। ठीक है। हॉलवेल महोदय क्या कहते हैं कि 20 जून की रात को क्या होता है कि 146 अंग्रेज बंदियों को एक कोठरी में बंद किया जाता है, और अगले दिन हॉलवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचते हैं। तो यही घटना इतिहास में ब्लैक होल की घटना के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। 20 जून की रात को 146 अंग्रेज अधिकारियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिसमें अगले दिन हॉलवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचते हैं। यही घटना क्या है? ब्लैक होल की घटना है। इसने 1756 में जो नवाब था, इसने 1756 में फोर्ट विलियम पर अधिकार किया था, और अंग्रेज कहाँ चले जाते हैं? हारने के बाद फुल्टा द्वीप में चले जाते हैं, वहाँ शरण लेते हैं। ठीक है। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। यह संधि बंगाल का नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है। इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो जाते हैं। ठीक है। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। अब बात करेंगे प्लासी के युद्ध की। 23 जून 1757 को होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब
सिराजुद्दौला के बीच गंगा नदी के तट पर लड़ा जाता है ये, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर द्वारा धोखाधड़ी करने के कारण हार जाता है। इतिहासकार कहते हैं इतिहास में यह युद्ध हुआ ही नहीं, युद्ध हुआ ही नहीं। ठीक है, तो नवाब के साथ धोखाधड़ी कौन करता है? मीर जाफर करता है। ठीक है, तो बंगाल की गद्दी के लिए इसके 3 प्रतिद्वंदी हैं, चचेरा भाई सौफत जंग पूर्णिया का नवाब, और घसीटी बेगम, सेनापति मीर जाफर, और इसके अलावा इनके साथ अंग्रेज भी होते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं? इनको बढ़ावा दे रहे होते हैं। ठीक है, सिराजुद्दौला ने क्या किया? सौफत जंग व घसीटी बेगम को क्या कर दिया कि हत्या कर देता है। मीर जाफर को सेनापति के पद से हटाकर मीर मदान को सेनापति बनाता है। ठीक है, अब नवाब का अंग्रेजों के साथ 3 प्रमुख बातों पर विवाद था। अंग्रेज नवाब के खिलाफ क्या कर रहे? षड्यंत्र कर रहे थे, और उनको जो षड्यंत्र कर रहे थे उनको बढ़ावा दे रहे थे। और अंग्रेज कहते नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम की किलेबंदी मजबूत कर रहे थे। 1717 में मुगल शासक फर्रुख शेर द्वारा जो अंग्रेजों को मुक्त व्यापार का अधिकार पत्र दिया गया था, अंग्रेज क्या कहते हैं उसका दुरुपयोग कर रहे थे। अब जो अधिकार पत्र था दस्तक थी वो कंपनी को दी गई थी, लेकिन कंपनी के कर्मचारी इस अधिकार पत्र से निजी व्यापार करते क्या कर रहे थे? ये औरों को क्या करते? दस्तक बेच दे रहे थे। ठीक हो गया, ये 3 बातें हैं इसमें। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और अंग्रेजों ने बंगाल पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ठीक है, और जो सिराजुद्दौला है इसकी जो हार का कारण रहा वो मीर जाफर था। नवाब की हत्या मीर जाफर का पुत्र मीरान कर देता है। मीर जाफर की सेना ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया, अर्थात यह युद्ध हुआ ही नहीं। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव से गुप्त संधि की थी, और मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहा जाता है। ठीक है, और इस युद्ध की विजय ने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य कर दी, नींव डाल दी। इस युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप ही क्लाइव बंगाल का गवर्नर, इसको क्या किया गया? बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, कंपनी खुश हो गई और इसको बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का प्रारंभ हुआ इसके बाद, जिसे अंग्रेजों ने क्या किया? प्रोत्साहित कर बांटो और राज्य करो की नीति का सूत्रपात यहीं से ये शुरुआत करते हैं। मीर जाफर की बात करें, प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया, और मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगने की क्या कर दी? जमींदारी दे दी। 1760 में क्लाइव इंग्लैंड चला गया, उसके स्थान पर हॉलवेल को अस्थायी गवर्नर नियुक्त किया गया। कुछ समय बाद वेंसी टाट को बंगाल का स्थायी गवर्नर बनाया गया। वेंसी टाट ने 1760 में मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, अब मीर कासिम ने क्या काम किया? राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की, जिससे क्या हो कि अंग्रेज इसको परेशान ना करें। और इसने मुंगेर में तोपों व बंदूकों के निर्माण हेतु कारखाना स्थापित किया। इसने अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यापार से सभी शुल्कों को समाप्त कर दिया। बोले लो अब बेच के दिखाओ तुम दस्तक, शुल्क ही खत्म कर दिए, अब दस्तक किसी काम की नहीं रही। इसने नए कर, अब वाब ये ऊपरी कर था, लगाए और पुराने करों पर 3/32 भाग अतिरिक्त लेना स्वीकार किया। अधिकारियों द्वारा बचत के रूप में एक और कर इसने वसूला, से खिजरी जमा कहा गया, ये भी इसने वसूल किया। ठीक है, और 1763 में इसने समस्त आंतरिक व्यापार को मुक्त कर दिया, और 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफर को शासक बना दिया। अब इसके परिणामस्वरूप क्या होता है? मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन का निर्माण किया। ये जाता है अवध, उसमें अवध गया होता है, वहाँ पर दिल्ली का सम्राट शाह आलम द्वितीय भी आया होता है। तो ये तीनों आपस में गठबंधन करते हैं, इसी को बोलते हैं त्रिपक्षीय गुट। और इसके परिणामस्वरूप क्या होगा? बाद में बक्सर का युद्ध होगा। मीर कासिम को हटाने के बाद पुनः मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। इसी के समय में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। ठीक है,
मीर जाफर शासक नहीं था, सॉरी मीर कासिम शासक नहीं था, इसको हटा दिया जाता है और ये अपदस्थ शासक था। इसके बाद मीर जाफर बनाया जाता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है। तो इस युद्ध में मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के ये साथ होते हैं और अंग्रेज इसमें विजय होते हैं। ठीक है, और अंग्रेजों का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। 5 जनवरी 1765 को मीर जाफर की हो जाती मृत्यु। और युद्ध के बाद 1765 में रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर लौटता है और बक्सर की विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हो जाती है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में स्थापित करते हैं, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद संपूर्ण भारत में क्या करते हैं? ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना कर देते हैं। मीर जाफर की मृत्यु के बाद क्लाइव के आने से पहले हो जाती है। मीर जाफर की मृत्यु क्लाइव के आने से पहले हो जाती है और उसके बेटे नजीमू उद्दौला को अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर बैठाकर उससे संधि कर लिए जाते हैं। ठीक है, एक कठपुतली नवाब था वो। ठीक है, नवाब की सेना भंग कर दी गई। बंगाल में एक नायब सूबेदार नियुक्त किया गया जिसकी नियुक्ति कंपनी द्वारा होनी थी। मोहम्मद रजा खां बंगाल का पहला व अंतिम नायब सूबेदार था। ठीक है, तो सेना भंग कर दी और बंगाल का एक नायब सूबेदार बनाया गया जिसकी नियुक्ति कंपनी करती थी और मोहम्मद रजा खां बंगाल का पहला व अंतिम नायब सूबेदार था। बात करते हैं इलाहाबाद की संधि की। तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती पहली। तो क्लाइव ने 65 में 2 संधियां, एक मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से और दूसरी अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद संधि करता है। इस संधि पहली संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने फरमान के जरिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। दिल्ली के सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा व इलाहाबाद के जिले लेकर दे दिए गए। इस संधि में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के लिए 26 लाख रुपए की पेंशन की वार्षिक व्यवस्था की गई। ठीक है, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी छीन ली गई। और इस संधि के तहत अंग्रेजों ने उत्तरी सरकार की जागीर इस प्रकार इनको मिल जाती है। ठीक है, इलाहाबाद की दूसरी संधि, यह संधि अवध के नवाब और अंग्रेजों के मध्य होती है। अवध का राज्य कड़ा और इलाहाबाद छोड़कर नवाब को वापस मिल जाता है। कंपनी को 50 लाख रुपए तथा चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त होते हैं। अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना कहाँ रखेगी? अवध में। ठीक है, तो इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 65 को होती है और पहली संधि होती है 12 अगस्त को। ठीक है, पहली संधि होती है दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ, दूसरी होती है अवध के नवाब से। ठीक है, तो अवध का राज्य कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर वापस मिल जाते हैं नवाब को। कंपनी को यह 50 लाख रुपए देता है और चुनार का दुर्ग देता है और अवध की सुरक्षा हेतु अवध के खर्च पर ही अंग्रेजी सेना अवध में रख दी जाती है। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन 1765 से लेकर 72 तक रहता है द्वैध शासन। तो जो द्वैध शासन एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों अलग अलग कर दिए गए। इसी को क्या कहा गया? द्वैध शासन कहते थे। बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत करी और जिसमें दीवानी अर्थात राजस्व वसूलने व निजामत अर्थात पुलिस व न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के अधिकार में आ गए। कंपनी ने मुगल शासक से दीवानी कार्य व निजामत के कार्य बंगाल के सूबेदार से प्राप्त किए। ठीक है, दीवानी प्राप्त करेगा मुगल शासक से और निजामत का कार्य बंगाल के सूबेदार से प्राप्त कर लिए। इसे द्वैध शासन इसलिए कहा गया क्योंकि प्रशासनिक दायित्व जो बंगाल के नवाब पर था, जबकि राजस्व वसूली का दायित्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। जो मेन चीज़ है उसको वो काम कंपनी के पास था और प्रशासनिक दायित्व केवल नवाब पर छोड़ दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी का भार बंगाल में मोहम्मद रजा खां पर, ठीक है, और बिहार में राजा
सिताब राय नामक 2 भारतीय अधिकारियों को सौंप दी है। ठीक है, बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में राजा सिताब राय को ये काम दे दिया गया। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और क्लाइव ने उपहार लेने बंद कर दिए तथा कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी। और 1765 में अंग्रेज सैनिकों का दोहरा भत्ता भी इन्होंने बंद कर दिया। और द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टियस था। ठीक है, ये बंगाल का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बंगाल का जो संस्थापक है मुर्शिद कुली खां है। और तो भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले राजनीतिक सत्ता बंगाल में हासिल करी और इन्होंने अपनी पहली कोठी 1661 में शाह शुजा की अनुमति से बनाते हैं। और बंगाल के अंतर्गत बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आते थे। मुगल साम्राज्य में आने वाले प्रांतों में यह सर्वाधिक संपन्न राज्य था। ठीक है, मुर्शिद कुली का बंगाल का संस्थापक था। ठीक है, 1701 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त होता है। 7 में स्वयं को क्या कर देता है, ये स्वतंत्र घोषित कर देता है और राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद स्थापित करता है। जमींदारी प्रथा और या फिर इजारादारी प्रथा पर इसने क्या काम किया, भू राजस्व व्यवस्था शुरू करता है। ये किसानों को तकाबी ऋण देता है। शुजाउद्दीन और सरफराज खां के समय बंगाल संपन्न राज्य बन जाता है। ठीक है, शुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और शुजाउद्दीन के काल को बंगाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। सरफराज खां इसी के समय बिहार का सूबेदार अलीवर्दी खां विद्रोह करता है और 40 में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां की हत्या अलीवर्दी खां कर देता है। फिर शासक बनता है अलीवर्दी खां और अंतिम शासक था जिसने यूरोपियन कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखा। ठीक है, मराठा सरदार रघुजी से 51 में संधि करता है और मराठों को उड़ीसा प्रांत दे देता है और 12 लाख रुपए की चौथ देना स्वीकार करता है। ठीक है, और अलीवर्दी खां ने यूरोपियन कंपनियों को मधुमक्खी का छत्ता कहा और कहा यदि इनको न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी, यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। इसके बाद शासक बनेगा सिराजुद्दौला। इसी के समय बंगाल में अंग्रेज हस्तक्षेप करना प्रारंभ करते हैं। अलीवर्दी खां की पुत्री का पुत्र था। इसके 3 प्रमुख शत्रु हैं, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम और अंग्रेज। ठीक है, और 4 जून 65 को कासिम बाजार पर यह अधिकार करता है। 15 जून को कलकत्ता पर अधिकार करता है, आक्रमण करता है। 5 दिन बाद 20 जून 65 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेता है और अंग्रेज भागकर कहाँ चले जाते हैं, फुल्टा द्वीप पर शरण ले लेते हैं। ठीक है, कलकत्ता का अधिकारी इसने मानिकचंद को बनाया और बंगाल का सबसे बड़ा जो बैंकर था वो जगत सेठ था। ठीक है, बाद में फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के बाद जो नवाब है ये अंग्रेजों से अलीनगर की संधि कर लेता है। ठीक है, एक काल कोठरी घटना होती है इसी के समय, सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 को होती है। एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेज अधिकारियों को बंद कर दिया जाता है अंग्रेजों को, जिसमें हॉलवेल सहित केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचते हैं और इस बात की जानकारी हॉलवेल ही देता है। तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को होती है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को नवाब को मीर जाफर धोखा दे देता है। ठीक है, फिर मीर जाफर गद्दी पर बैठता है। इसको बंगाल का नवाब नियुक्त करते हैं अंग्रेज। 24 परगने की उनको जमींदारी देता है और 1760 में वेंसीटाट गवर्नर बनता है और मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को शासक बनाता है। मीर कासिम राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है। ठीक है, और इसने एक काम किया गया, 1763 में समस्त आंतरिक व्यापार को मुक्त कर दिया। ठीक है, और बाद में इसको हटाकर वापस मीर जाफर को शासक बनाया जाता है, मीर कासिम को हटाकर। और बक्सर के युद्ध के समय शासक था आपका मीर जाफर।
ठीक हो गया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है। अवध के नवाब सिराजुद्दौला और आपका मीर कासिम हो गया एक तरफ, और मीर कासिम अवध का नवाब हो गया, दिल्ली का सम्राट सालम द्वितीय, और एक तरफ अंग्रेज होते हैं, जिसमें इस त्रिपक्षीय गुट की हार हो जाती है। और क्लाइव इन दोनों के साथ इलाहाबाद की 2 संधियां करता है। पहली संधि सालम द्वितीय के साथ, और क्या काम करते हैं अंग्रेज, सालम द्वितीय के लिए 26 लाख रुपए की पेंशन की व्यवस्था करते हैं, और बिहार उड़ीसा की दीवानी इनसे छीन लेते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है नवाब के साथ। कड़ा और इलाहाबाद का जिला नवाब को दे देते हैं, दिल्ली के सम्राट को दे देते हैं। और अवध का नवाब अंग्रेजों को 50 लाख रुपए और चुनार का दुर्ग देता है। इसके बाद बंगाल में द्वैत शासन शुरू होता है। ठीक है, 1765 से 72 तक चलता है। रॉबर्ट क्लाइव शुरू करेगा और क्या कहते हैं इसको, वॉरेन हेस्टिंग इसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, और बंगाल का प्रथम और अंतिम जो नायब सूबेदार था वो कौन था, राजा सिताब राय था। ठीक है, बाद में वॉरेन हेस्टिंग द्वैत शासन को ख़त्म कर देता है। क्लाइव उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा देता है, अधिकारियों को निजी व्यापार पर रोक लगा देता है, और 1766 में अंग्रेज सैनिकों का दोहरा भत्ता बंद कर देता है। और द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टियस था। चलिए आज के लिए काफ़ी हो गया, कल को मैसूर करेंगे। चलिए फिर।